शुभ वंदन बच्चों। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की व्याख्या समझाई थी। अगर आपने वो व्याख्या अच्छी तरह समझी है और सुनी है तो आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। तो इसके पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। पाठ के मुख्य बिंदु पाठ किस पर आधारित है? इस पाठ में प्रेमचंद की सादगी को प्रकट किया गया है। दूसरा है आज की दिखावटी संस्कृति पर व्यंग्य किया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। यह निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उनसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? देखिए, जो पाठ है प्रेमचंद वो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो हरिशंकर परसाई जी ने उनकी कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में बताया है? इसका उत्तर है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती है। नंबर 1, प्रेमचंद बहुमुखी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। बहुमुखी मतलब स्पष्ट कहने वाले। उनका जीवन सीधा सादा और सरल है। वे स्वाभिमानी वह स्वाभिमानी थे, कभी किसी से कुछ मांगकर उसका दिखावा नहीं करते थे। नंबर 4, वे धन को अधिक महत्व नहीं देते थे। नंबर 5, उनका लेखन भी समाज केंद्रित होता था। नंबर 6, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का सदा खंडन किया। सामाजिक कुरीतियां मतलब जो बहुत पहले से दर बदर चली आ रही हैं, एक ऐसी ऐसी सामाजिक कुरीतियां जिनको जिनसे लोग बचकर निकल जाते हैं कि हमारे पुरखों ने ये चला दी थी, जैसे वो करते आ रहे हैं परंपराएं वैसी हम भी निभाते रहेंगे, जबकि उनसे ना तो कोई लाभ है ना उनका कोई महत्व है। तो ऐसी सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने खंडन किया। सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जैसे वो अंदर से थे वैसे ही वो बाहर से दिखाई देते थे। उनमें दिखावटीपन बिल्कुल नहीं था। समझ आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। देखिए, यहाँ जूते का आशय ताकत एवं शक्ति से है तथा टोपी का आशय मान मर्यादा तथा इज्जत से है। सदा से ही जूते की कीमत टोपी से ज्यादा रही है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति सदा श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे सामान्य लोगों के मान सम्मान को पैरों से कुचल देते हैं। जो ठोकर मारना जानते हैं, टोपी वाले उनके सामने झुकते हैं। अब तो जूते की अर्थात शक्तिशाली लोगों की ताकतें और बढ़ती जा रही हैं। पहले लोग अपनी इज्जत को महत्व देते थे, पर अब इज्जत की परवाह न कर शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। बेटा, आप देख ही रहे होंगे आजकल के जीवन को कि जूते की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है, अर्थात शक्तिशाली लोगों की कीमत, जिनके पास ताकतें हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पैसा है, मान सम्मान है, उनकी ताकतें अधिक बढ़ गई हैं। और जो इज्जत वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, उनको वो अपने सामने झुका कर रखते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जूते की कीमत टोपी से हमेशा ज्यादा रही है। शक्तिशाली लोगों की कीमतें शक्तिशाली लोग हमेशा मान सम्मान इज्जतदार लोगों से ज्यादा ही श्रेष्ठ रहे हैं और आजकल के जमाने में तो ऐसा ही हो रहा है। समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका आशय क्या है? ये भी लेखक ने किसके लिए कही है? प्रेमचंद जी के लिए कही है, उनके फटे जूते को देखकर। वर्तमान समय में
लोग अपने अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं। इसलिए सामान्य लोग पर्दे पर जान छिड़क रहे हैं, अपनी कमियों पर पर्दा डालकर अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। परंतु प्रेमचंद ने अपनी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे छिपाव जैसी प्रवृत्ति नहीं जानते। वे जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से भी दिखाई देते थे। देखिए क्या हो रहा है आजकल वर्तमान समय में, क्या हो रहा है, लोग अपने अवगुणों पर तो पर्दा डाल देते हैं और सामने से बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं कि मेरे अंदर कोई अवगुण है ही नहीं। और इसी पर्दे की प्रवृत्ति पर लोग अपनी जान तक छिड़क रहे हैं। अपनी कमियों का पर्दा डालकर अपने गुणों को बड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। परंतु प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। वो जैसे उनके अंदर जो भी अवगुण और गुण थे, वो सब बाहर से भी वैसे ही दिखाई देते थे। तो इसलिए कहा गया है कि तुम तो जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से दिखाई देते हो। और लोग बाग तो पता नहीं बाहरी आवरण इतना ओढ़ लेते हैं कि उनकी सारी कमियां छुप जाती हैं। अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणित मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हो, उसकी तरफ हाथ से नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। देखिए इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमचंद के मनोभावों को उजागर किया गया है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि पांव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते थे। देखिए प्रेमचंद इतने स्वाभिमानी थे कि उन्हें जब सामने वाला व्यक्ति गलत प्रतीत होता था, घृणित होता था, तो उसकी तरफ वो अपने हाथ की उंगली से भी नहीं इशारा करना चाहते थे बल्कि पैर पैर की उंगली से इशारा करते थे। तो इसलिए उन्होंने उनके जूते की पैर की उंगली बाहर निकल रही है। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग्य पाठ पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती रही हैं? उत्तर है, इस व्यंग्य को पढ़कर हमें लेखक की ईमानदारी व साहसी प्रवृत्ति आकर्षित करती है। हरिशंकर परसाई भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का विरोध करने वाले लेखक हैं। वे लोगों में अपने व्यंग्य लेखन के द्वारा परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करते हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी बात को भी अत्यंत सहजता से कह देते हैं। तो ये थी हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में बातें जो हमें आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? यानी कि पाठ में जो टीला शब्द आया है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या अर्थ है उसके? उत्तर है इसका, टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग ताकतवर विरोधियों के लिए किया गया है। किसकी तुलना की गई है? जो ताकतवर विरोधी लोग होते हैं उनकी तुलना टीले से की गई है। व्यक्ति इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं। मतलब आम जो लोग होते हैं वो इनके मुंह नहीं लगते, बोले ये तो है ही भाई बहुत ताकतवर आदमी, तो इससे क्यों पंगा लेना, साइड से बच के निकल जाओ। मगर प्रेमचंद जैसे व्यक्ति इन टीलों से नहीं बल्कि इन्हें अपनी जूते की ठोकर से मारकर अपना रास्ता बना लेते हैं। अर्थात प्रेमचंद जैसे व्यक्ति ऐसे लोगों से पंगा लेकर के ऐसी बुराइयों को समाप्त करके तभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर है इसका, आज के समय में लोगों की सोच में वेशभूषा के प्रति बहुत परिवर्तन आया है। वेशभूषा मतलब पहनावा। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। पोशाकों को अनावश्यक आवश्यकता की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रदर्शन की दृष्टि से पहना जाता है। आज सादा जीवन जीने वाले लोगों को पिछड़ा समझा जाता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज का जीवन कैसा है। अगर हमें जमाने के साथ मिलकर चलना है तो अच्छे से अच्छे पोशाकें पहननी पड़ती हैं। और जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें तो कह देते हैं कि यार इसके पास है ही नहीं पहनने के लिए, पिछड़ा हुआ है ये। तो ऐसा है आजकल के
जीवन में पहनावे की जो पहनावे का जो दृष्टि है वो इस तरह की है। अगला प्रश्न है, टीला सामाजिक बुराइयों का प्रतीक है, कैसे? तो इसका उत्तर है, टीला समाज में व्याप्त रूढ़ियों की ओर संकेत करता है। कुछ लोग इन रूढ़ियों से समझौता कर लेते हैं या इनसे बचकर निकल जाते हैं। ये रूढ़ियां विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं जो मनुष्य को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, टीला किसका प्रतीक है? सामाजिक बुराइयों का। और लोग बाग जो हैं वो अधिकतर इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ही बिरला लोग होते हैं, प्रेमचंद जैसे, जो इन बुराइयों को समाप्त करके आगे चलने का प्रयत्न करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे ये प्रश्न उत्तर। अगर आपको कुछ भी कठिनाई आ रही है इन प्रश्न उत्तर में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।